देख लो इसमें क्या है, तरुण तरुण पलाश चारोदक की भावना डली हुई है। यहीं पे लिख लेना। इसके लिए वर्ड क्या आता है, प्रातः काल बस इसको प्रयोग करना, केवल प्रातः काल, सायं काल इसका प्रयोग नहीं करना है। तो इसके लिए टर्म आता है वहां पे, जब आप देखोगे तो पौर पौरवाहिका प्रयोग न अपराहन, ऐसा करके टर्म आया है। तो ये याद रखना पड़ेगा कि इसको केवल क्या करना है, पूर्वाह्न में प्रयोग करना है, अपराह्न में नहीं करना है। अपन जानते हैं पूर्वाह्न मतलब क्या है, दिन में प्रातः काल, और अपराह्न मतलब सायंकाल। तो पूर्वाह्न में प्रयोग करना है, शाम को प्रयोग नहीं करना है। फिर इसके लिए बताया गया है आपको आगे, तो अष्टांग हृदय में इसमें 500 हरित के और 500 अमलकी का प्रयोग बताया। ठीक है, तो इसको छोड़ दो, इसको भले याद नहीं रखना, लेकिन आपको चरक वाला तो याद रखना ही रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, अपर आमला कवले। आमला कवले के बाद आएगा अपर आमला कवले। अपर आमला कवले के बारे में क्या बोला गया है, 1000 आमले लेना है इसमें, 1000 आमले लेना है, और द्रोणी विधि से 21 दिन तक इसको बनाना है। आमला कबले के बाद द्रोणी विधि से इसको 21 दिन तक आपको बनाना है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, तो इसमें याद क्या क्या रखने वाली बात हो गई अब। ठीक है, इसमें केवल एक अपर आमला कबले में 2 ही लाइन याद रखनी, घटक द्रव्य कितने, 1000 आमले, और आमला कितने, द्रोणी द्रोणी विधि से इसको बनाना है। फिर इसमें घटक द्रव्य के बाद क्या जाता है आपका, तीसरा विडंग अवले। विडंग अवले के बाद, विडंग अवले में क्या है कि घटक द्रव्य इसके याद रखने पड़ेंगे, कितने हैं, 6 है विडंग अवले में घटक द्रव्य। 6 कौन कौन से घटक द्रव्य हैं, तो सबसे पहले वायु विडंग, पिप्पली, मधु, 3 तो ये हो गए, और घृत तैल और मिश्री, 3 ये याद रखना है। तो 6 घटक द्रव्य हैं, जिसमें से 5 तो एक एक आढ़क लिए जाते हैं, तो वायु विडंग, पिप्पली, तैल, घृत और मधु, तो ये एक एक आढ़क है, और मिश्री जो है वो 1.5 आढ़क ली जाती है। तो मिश्री कितनी है, 1.5 आढ़क लेना है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतने इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है विडंग अवलेह के बाद क्या आएगा आपका, बल आदि रसायन। बल आदि रसायन में क्या है कि कौन सा बल आदि रसायन में, अब आपको ये याद रखना है सबसे पहला। अब इसके बाद जो अपन ने अभी आगे आएगा, चलो बल आदि रसायन में 19 बल आदि रसायन है, तो इसके नाम नाम याद नहीं रखना है। बस याद क्या रखना है इसमें कि इसमें खदिर भी है, गुलूची भी है, तो ये 2-3 नाम याद रखने हैं, बस इसके अलावा और कुछ याद नहीं रखना। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है वो नागबला रसायन है। नागबला रसायन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसका, इसमें सभी इम्पोर्टेंट है, सारी लाइन इसमें जो जो लिखी हुई है कि नागबला रसायन जो है, तो इसका मूल का संग्रह कब करते हैं, तो तप तपस्य मास में। ठीक है, जब अब तप तपस्य मास कौन कौन सा होता है, तो माघ फागुन का महीना जो होता है वो कहलाता है तप तपस्य मास। ठीक है, अब यहाँ पे वाग्भट का भी याद रखना पड़ेगा, ये जो लिखा है वाग्भट में, तो वाग्भट ने इसको कब बोला है, शरद ऋतु में संग्रह करने के लिए बोला है। ठीक है, अब आता है इसमें इसमें एक चीज नहीं दी हुई है, आमलक चूर्ण नहीं दिया हुआ है। तो आमलक चूर्ण यहाँ पे लिख लेना अलग से, कि इस सेकेंड चैप्टर में अपन एक आमलक चूर्ण भी पढ़े थे। तो सेकेंड चैप्टर में कौन कौन से रसायन पढ़े थे, तो आमलक चूर्ण, आमलक घृत, आमलक अवले, अपर आमलक अवले, विडंग अवले, बलादी रसायन 19 और नागबला रसायन 10, ऐसे करके 10 पढ़े थे। तो इसमें आमलक चूर्ण लिखना, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आमलक चूर्ण के बारे में एक लाइन है कि आमलक चूर्ण क्या है, तो आमलक चूर्ण कोई चूर्ण नहीं है। ठीक है, आमलक चूर्ण है एक प्रकार का अवलेह। ये लाइन याद रखना, इसमें से कौन सा अवलेह फॉर्म में होता है, तो आमलक चूर्ण अवलेह फॉर्म में होता है, ना कि वो चूर्ण फॉर्म में होता है। ठीक है, ये लाइन याद रखनी पड़ेगी। ये लाइन आपको अच्छे से याद रखना कि आमलक चूर्ण अवलेह फॉर्म में होता है, ना कि चूर्ण फॉर्म में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मूल का संग्रह बताया है, तो नागबला कल्प का संग्रह कब करना है, चरक ने नागबला कल्प जो है, तो चरक ने कहाँ पे बताया है और सुश्रुत ने कहाँ पे बताया है, तो याद रखना नागबला कल्प का वर्णन चरक ने छक्षीण चिकित्सा में बताया है। जब अपन छक्षीण चिकित्सा पढ़ेंगे आगे, तो वहां पे आएगा नागबला कल्प का वर्णन कहाँ पे है, छक्षीण चिकित्सा में। ठीक है, इसके बाद क्या बताया गया है, अब आता है नागबला के बाद
भल्लातक रसायन। भल्लातक रसायन के बारे में क्या है, तो इसमें एक लाइन याद रखो, जैसे याद वहां नहीं आती है, तो भला आदमी क्या है, सच्चा। अब भला आदमी सच्चा मतलब क्या होता है कि भला से हो जाएगा भल्लातक रसायन, और सच्चा से सूची शुक्र मास में इसका संग्रह करना है। तो भल्लातक रस के फल जाना। आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, अभी आ रही है। चलो, अब इसके बाद कहाँ तक पहुँच गए थे अपन? हाँ, नाक भल्लातक रसायन में। तो भल्लातक रसायन में क्या क्या याद रखना, तो भला आदमी सच्चा। भला आदमी सच्चा क्या है, तो इसमें भला से हो जाएगा भल्लातक रसायन, और सच्चा से क्या हो जाएगा, सूची सूत्र मास में इसका संग्रह करना है। ठीक है। इसके बाद क्या है, दूसरा सबसे याद रखने वाली विधि क्या है कि एक एक भिलावे को बढ़ाते हुए इसमें देना है। एक एक भिलावे को आप कैसे दोगे, बढ़ते हुए मात्रा में। तो 30 तक ले जाओगे बढ़ाते हुए, फिर पुनः 30 तक घटाना है, 10 भिलावे तक लेके आना है। याद रखने वाली बात क्या है, वाघभट्ट ने इसको कब बोला है, ग्रीष्म ऋतु में संग्रह करने के लिए बोला है। तो चरक ने क्या बोला, भल्लातक के फलों को संग्रह कब करना है, सूची शुक्र मास में। और वाघभट्ट ने कब बोला, ग्रीष्म ऋतु में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये याद रखना। इसके बाद क्या आता है, 10 भिल्लातक। अब दो ऐसे रसायन हैं जिसमें अन्न का निषेध होता है। कल कौन सा ऐसा रसायन पढ़ा था जिसमें अन्न का निषेध था? कल पढ़ा था ऐसा ही कोई एक रसायन? आम्लक रसायन। अब इसके बाद क्या आ जाता है, 10 भल्लातक योग आपको याद रखने पड़ेंगे कि कौन कौन से 10 भल्लातक योग हैं। तो तेल, सर्पी, छौद्र, गुड़, यूज तेल, पलल, सत्तू, लवण और तर्पण, ऐसे 10 नाम होते हैं। तो जो आपको याद, तो 3-3 के सीक्वेंस में याद रखोगे तो याद हो जाएंगे। कैसे? तेल, सर्पी, छौद्र। तो तैलम घृतम मधु पढ़ते हैं अपन, तो तेल, सर्पी, छौद्र हो गया। गुड़, यूज तेल। अब तेल, सर्पी, छौद्र, गुड़, तेल, सर्पी, छौद्र, तो ये याद रख लेना, 3 ये हो गया। पलल, सत्तू, लवण, 3 ये हो गया। और गुड़, यूज, और एक क्या बचा आपका, क्षीर, 3 ये हो गया। और तर्पण, लास्ट वाला क्या हो जाएगा, तर्पण। इसमें याद क्या रखना है, यवागु, चूर्ण, क्षार और क्वाथ, इनका इन ये इन 10 में नहीं आते हैं। तो आपको ये बस 4 याद रखना कि भल्लातक का यवागु नहीं होता है, भल्लातक चूर्ण नहीं होता है, भल्लातक का क्षार नहीं होता, भल्लातक क्वाथ नहीं होता है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो पिछली के हमसे पहली वाली पीएससी में पूछा गया था, भल्लातक सेवन काल में निषेध क्या क्या है। ये भल्लातक सेवन काल में जो जो निषेध है, इसमें आपको लगभग सब याद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर सब याद नहीं भी होता है तो आपको आगे का ये तो याद रखना ही है कि कुल्थी
निषेध होती है। ठीक है, तो कुलत्थ का निषेध बताया गया भल्लातक सेवन काल में। अब अलग अलग भी हैं पूरे। अब ये जो भल्लातक, जैसे अब अपन ने भल्लातक तेल पढ़ा, भल्लातक छौ, तो ऐसे करके भल्लातक के पूरे अलग अलग भी हैं, तो उन सबको अलग अलग नहीं पढ़ना अपने को। ठीक है, बस याद क्या रखना है इसमें से कि जो ये है चरक में, चरक में कितने हैं, कितने बताए हैं, कितने दिनों तक सेवन करने के लिए बताया है। तो चरक, सुश्रुत और वाग्भट, ऐसे 3 कॉलम बना लो। उसमें चरक ने कितने दिन बोला है, तो 55। चरक के कितने दिन होते हैं, 55 डेज तक ये पूरे किए जाते हैं भल्लातक रसायन में, 55 दिनों तक। ठीक है, और कितने भिलावे से स्टार्ट करने के लिए बोला है, तो चरक ने बोला 10 भिलावों से स्टार्ट करो। पहले दिन कितने, 10 खिलाओ, फिर 10 से बढ़ाते बढ़ाते 30 तक लेके आओ, फिर 30 से बढ़ाते बढ़ाते 10 तक लेके आओ, फिर 11, 12, 13, 14, फिर ऐसे। ठीक है, टोटल 55 दिन तक आएंगे। तो इसमें याद मेन रखना है कि चरक में भल्लातक रसायन सेवन कितने दिन होता है, तो 55 दिनों तक। कितने भिलावों से स्टार्ट किया, तो 10 भिलावों से स्टार्ट करता है वो। सुश्रुत कितनों से करता है, तो सुश्रुत के अनुसार टोटल कितने दिन लगते हैं, 35 दिन लगते हैं। सुश्रुत कितने भिलावों से स्टार्ट करता है, तो 1 भिलावे से। पहले दिन 1 खिलाओ, फिर 2, 3, 4, 5, फिर 5 के बाद 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 और 70। फिर इसके बाद 5 5 घटाते लेके आ जाओ। ठीक है, तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे, 35 दिन। वाग्भट क्या बोलता है, वाग्भट में कितने दिन लगते हैं, 49। वाग्भट के लगेंगे 49। और वाग्भट ने कैसे स्टार्ट किया है, तो वाग्भट ने क्या किया है, पहले दिन 8 भिलावों से स्टार्ट किया है। तो ये नाम याद, ये गिनती याद रखना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि चरक सुश्रुत वाग्भट का। अब भल्लातक छौद्र जो है इसमें, अब भल्लातक छौद्र के बारे में कुछ चीजें हैं कि भल्लातक से 2 गुना घी लिया जाता है इसमें। ठीक है, और 1/8 भाग मधु लेते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गई भल्लातक छौद्र के बारे में। अब याद रखना, भल्लातक छौद्र में भी कौन से स्वेदन का प्रयोग किया गया है, पिष्ट स्वेदन का। ठीक है, इससे पहले पिष्ट स्वेदन का प्रयोग कहाँ पे पढ़ा था, कौन सा रसायन था जिसमें पिष्ट स्वेदन का प्रयोग आया था इससे पहले, ब्रह्म रसायन, ब्रह्म रसायन का कौन सा, द्वितीय। हाँ, ब्रह्म रसायन द्वितीय जो था उसमें भी पिष्ट स्वेदन का प्रयोग आया था। ठीक है, तो वो वहां पे याद रखना। तो ये 2 रसायन हो गए। इसके बाद तेल जो था, भल्लातक तेल जो होता है उसको 100 बार पाक करते हैं। एक लाइन भल्लातक तेल के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सत पाकम कुर्यादीत समानम पूर्ण, ये ऐसा करके लाइन आती है भल्लातक तेल के लिए। ठीक है, भल्लातक क्षीर के लिए क्या है, भल्लातक क्षीर जब तुम देखोगे, भल्लातक क्षीर में 1000 भल्लातक का प्रयोग आया है। तो जो 10 हैं उनमें से केवल ये 3 का ही वर्णन इसमें संहिताओं में दिया गया है, बाकी और किसी का नहीं है। इसलिए तीनों के बारे में एक एक जो इंपॉर्टेंट लाइन थी वो हमने देख ली। ठीक है, कि भल्लातक जो छौद्र है उसमें एक तो पिष्ट स्वेदन का प्रयोग किया गया है, भल्लातक से 2 गुना घी लेना है और 1/8 भाग मधु लेना है। एक बात ये याद हो गई। इसके बाद तेल जो है वो 100 बार पका कर लेना है। इसके बाद क्षीर जो है वो 1000 भल्लातक लेना है। भल्लातक क्षीर में कितने, 1000 भल्लातक लेना है। अब भल्लातक के भिलावे के गुण याद रखना। भिलावे के गुण क्या क्या होते हैं, भल्लातकानि तीक्ष्णानि पाकन पाक अन्यानि अग्नि समानी चा, ये याद रखना। श्लोक नंबर कितना है, श्लोक नंबर 17, चरक चिकित्सा फर्स्ट द्वितीय पाद का श्लोक नंबर 17। तो ये भल्लातक के गुण याद रखने, ये पूछा जाता है। ठीक है, भिलावे अग्नि की तरह तीक्ष्ण होता है, पाक उत्पन्न करने वाला होता है, किंतु यदि इसका विधि पूर्वक प्रयोग किया जाए तो यह अमृत के समान लाभकारी होता है। भवन अमृत कल्पानी प्रयुक्तानी यथाविधि, ये क्वेश्चन, ये लाइन तुमसे देखी पूछी जाएगी। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन अलग से याद रखना कि भवत अमृत कल्पानी प्रयुक्तानी यथाविधि किसके लिए कहा गया है, तो ये भल्लातक के लिए आया है। तो तुमसे डायरेक्ट ये तो पूछेगा नहीं वहां पे कि भल्लातक आनी तीक्ष्णानी किसके लिए आया है,
तुमसे ये लाइन पूछेगा, भवन्त अमृत कल्पानी प्रयुक्तानि यथाविधि, यह लाइन किस रसायन के लिए, किसके लिए आई है? तो ये भल्लातक के गुण हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, भल्लातक में विशेष। अब इसके बाद भल्लातक में जो विशेष बताया गया है, तो ये श्लोक तुमको 100% याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार हर एग्जाम में आया है। कब्जो न चा रोगो अस्ति न विबंधो अस्ति कश्चन या न भल्लातकम हन्यास शीघ्रम मेधा अग्नि वर्धनम। अब ये याद रखना 100%, ये श्लोक ही याद होना चाहिए तुमको। ठीक है, कि ऐसा कोई भी कफज रोग नहीं है, ऐसा कोई भी कफज रोग नहीं है, और विबंध ऐसा कोई नहीं जो भल्ला तक नहीं जीत सकता। तो इसका मतलब क्या होता है, कफजो नासा रोगो अस्ति, अर्थात भल्लातक का विधि पूर्वक प्रयोग करने से कोई भी कफ जन्य रोग या फिर विबंधो अस्ति कश्चनम, विबंध कोई ऐसा नहीं है जो शीघ्र नष्ट ना हो जाए, और यह शीघ्र ही मेधा अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। यम न भल्लातकम हन्य अग्नि शीघ्रम मेधा अग्निवर्धनम। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये श्लोक का रेफरेंस किसके लिए आया है, कफजो नाचा रोगो अस्ति ना विबंधो अस्ति कश्चन, इतना श्लोक दिएगा और आपसे पूछेगा ये किसके लिए है, तो ये याद रखना किस चीज के लिए आया है ये। इसके बाद क्या है, तीसरा चैप्टर। तीसरे चैप्टर में अब अपन क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कर प्रचिति। कर प्रचिति के बारे में अपन ने क्या देखा था, कि जिसको हाथों से संग्रह किया जाए, हाथ से संग्रह जिसका किया जाता है उसको कर प्रचिति कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम कर प्रचिति पढ़ा था। अब सबसे पहला रसायन इसमें कौन सा आता है, तो इसको आता है आम्लकायस रसायन। आम्लकायस रसायन के बारे में क्या है, सबसे पहले तुमको ये याद रखना है कि आम्लकायस रसायन का मतलब जो इसके आंवले हैं जो हम हाथ से तोड़ रहे हैं, वो किस महीने में हम तोड़ते हैं, तो माघ फागुन के महीने में। ठीक है, तो याद रखना आम्लकायस रसायन में जो आंवले तोड़े जाते हैं वो माघ फागुन महीने में तोड़े जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे कि अब दो चीजें हो गई, क्योंकि नागबला रसायन का कब कब संग्रह किया जाता है मूल का, नागबला का करते हैं अपन तब तपस्या मास में। भला आदमी क्या है, सच्चा, तो भल्लातक रसायन का शुचि शुक्र मास में। लेकिन वहीं पे भल्लातक रसायन को वाग्भट ने क्या बोला है, ग्रीष्म ऋतु में। अब आम्लकायस रसायन के बारे में क्या बोला गया है, तो आम्लकायस रसायन में, आम्लकायस ब्रह्म रसायन का आंवले का कब संचय करना है, तो माघ फागुन के महीने में। ठीक है, अब इसके बाद क्या है इसमें, तो इसमें याद रखने वाली चीज क्या है कि एक आढ़त आम्लक चूर्ण 21 बार आम्लक सुरस की भावना देना है। अब 21 बार आम्लक सुरस की भावना हो गई। अब यहाँ पे जो अपन ने ऊपर आम्लक अवलेह पढ़ा था उसमें भावना किसकी थी, आम्लक अवलेह जो ऊपर पढ़ा था उसमें भावना किसकी पढ़ी थी अपन ने, याद है, तरुण पलाश क्षारोदक की। ये याद रखना, तरुण पलाश क्षारोदक की भावना होती है किसमें, आम्लक अवलेह में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे है इसकी, आम्लकायस रसायन ब्रह्म रसायन की फलश्रुति क्या होती है। तो आम्लकायस ब्रह्म रसायन की फलश्रुति क्या है, जरा व्याधि प्रशमनम बुद्धि इंद्री बल प्रदम। ये याद रखना है। ठीक है, क्यों याद रखना है, क्योंकि इससे सेम मिलती जुलती आगे भी दो रसायन आएंगे, उसकी भी सेम फलश्रुति है, तो ये अलग से पेज में लिख लेना, जरा व्याधि प्रशमनम बुद्धि इंद्री बल प्रदम। जब आगे वो लाइन आएगी तब फिर बताऊंगा कि, फिर पूछूंगा किसके लिए आया है ये। ठीक है, तो ये जरा व्याधि प्रशमनम बुद्धि इंद्री बल प्रदम, ये याद रखना। अच्छा, सर्व रोग प्रशमनी बुद्धि इंद्री बल प्रदम किसके लिए पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था इससे पहले, खरीद की। हाँ ठीक है, तो ये याद रखना, सर्व रोग प्रशमनी बुद्धि इंद्री बल प्रदम, ये किसके लिए आया है, हरितकी के लिए आया है। सेम ऐसे ही दो रसायन और आएंगे आगे जिसमें सेम मिलता जुलता ये आएगी फलश्रुति, तो ये याद रखना पड़ेगा। अब ये हो गया आम्लकायस रसायन के बारे में। अब याद रखना इसको, इसमें पात्र कौन सा यूज होता है, तो लोह पात्र। अब ताम्र पात्र का प्रयोग कहाँ पे पड़ा था, ताम्र पात्र का प्रयोग पड़ा था इससे पहले कहीं पे,
कौन से रसायन में पढ़ा था ताम्रपात्र? बताओ। प्रथम ब्रह्म रसायन में। प्रथम ब्रह्म रसायन में ताम्र पात्र का प्रयोग पढ़ा था अपन ने, उसके लिए कुछ वर्ड आता है ताम्र पात्र के लिए, क्या है? याद नहीं है? उसको देखना ताम्र पात्र के लिए, ठीक है। तांबे का पात्र, ये पात्र पूछे जाते हैं कि किस पात्र में प्रथम ब्रह्म रसायन निम्न में से किस रसायन में ताम्र पात्र का प्रयोग हुआ है, निम्न में से किस रसायन में लौह भस्म लौह पात्र का यूज हुआ है, ऐसा करके, ठीक है। तो इसमें क्या है कि लोहे के पात्र का प्रयोग किसमें किया गया है, तो आम्लकायस ब्रह्म रसायन में, ठीक है। ये याद रखना आप, यहाँ पे ये पूछा जाएगा आपसे। इसके बाद आ जाओ केवल आम्लक रसायन में। केवल आम्लक रसायन के बारे में क्या बोला गया है? केवल आम्लक रसायन में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस संवत्सरम पयोवृत्ति गवाम मध्य वयसे सदा, अर्थात एक वर्ष तक केवल दूध के साथ सेवन करते रहने, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है आपका, इसमें एक वर्ष तक केवल दूध के साथ सेवन करो, तत्पश्चात सीधे वृक्ष में चढ़कर आंवला खाओ, तो इसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल आम्लक रसायन ही एक ऐसा रसायन है जो वातातपिक विधि से सेवन किया जाता है, ठीक है। बाकी सभी रसायन कुटी प्रावेशिक विधि से सेवन करना है। तो हमसे पूछा जाएगा कौन सा रसायन है जो वातातपिक विधि से सेवन किया जाता है, तो वो कौन सा है? केवल आम्लक रसायन। बाकी सभी रसायन क्या करते हैं अपन, कुटी प्रावेशिक विधि से सेवन करते हैं। इसके बाद क्या आता है, लौह रसायन। लौह रसायन क्या है, तो लौह रसायन के बारे में आपको एक लाइन याद होनी चाहिए, धीमान यशस्वी वाक सिद्धि सूत्रधारी महाघना, ठीक है। अब ये जो लाइन दी गई है, ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 3-4 बार आई है, और यही सेम लाइन किसके लिए है, यही सेम लाइन एक जगह और आती है, किसकी फलश्रुति में आती है लाइन, तो ये लाइन लिख लेना, धीमान यशस्वी वाक सिद्धि सुखधारी महाबला, सेम यही लाइन स्वर्ण प्राशन किया, स्वर्ण प्राशन के लिए आती है। जब आप स्वर्ण प्राशन पढ़ेंगे तो उसमें भी सेम यही लाइन बताई जाती है, ठीक है। तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और अब इसमें कंटेंट क्या क्या होते हैं, तो वो तो एक बार पढ़ लो बस, कि त्रिफलाए रसे मूत्रे गव्य क्षीरम च लावणे क्रमेण चांगेरी क्षीरे किंसुक क्षारे च, अर्थात उत्तम फौलाद आदि लौह के तिल के समान मोटा 4 अंगुल लंबे पत्रों को आग में गर्म कर लें, और अत्यंत लाल हो जाए तब त्रिफला के क्वाथ में, गौमूत्र में और माल कांगनी क्षार जल में और इंगुदी के क्षार जल में इसको प्रयोग करवाना है, पलाश क्षारोदक में बुझा दें, ठीक है। तो ये यूज करना है लोहादी रसायन में। इसके बाद मेन इसमें ये याद रखना है आपको, धीमान यशस्वी वाक सिद्धि सूत्रधारी महाबला, ये किसकी फलश्रुति है, तो लौह रसायन की। सारी फलश्रुति अलग अलग लिखते जाना, ये इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, चौथा इंद्र रसायन। अब ये इंद्र रसायन भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों अभी बताऊंगा। किसमें किसमें है, इसमें कंटेंट क्या क्या दिए गए हैं, इंद्री 3 यव प्रमाण में, स्वर्ण भस्म 2 यव, विष 1 तिल प्रमाण में। अब याद रखना, ऐसा कौन सा रसायन है जिसमें विष का प्रयोग आया है, तो इंद्र रसायन है, ठीक है। इसके लिए इंद्र रसायन के बारे में क्या बोला गया है कि आयुष्टिकम पौष्टम धान्यम स्वर वर्ण प्रसादनम, ये फलश्रुति याद रखना, ठीक है। आयुष्यम पौष्टिकम धन्यम स्वर वर्ण प्रसादनम, ये किसके लिए आया है, तो ये तुम्हारा आया है इंद्र रसायन के लिए, ठीक है। परम ओजस कर किसको बोला गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है, परम ओजस करम किस रसायन के लिए आया है, तो इंद्र रसायन के लिए आया है, ठीक है। अब इसको याद रखिए, ट्रिक क्या होती है, तो ASV 3 2 1, ए से हो जाएगा इंद्री, एस से हो जाएगा स्वर्ण भस्म, वी से हो जाएगा विष, तो ASV 3 2 1, ठीक है, 3 2 1 तिल प्रमाण में, ये याद रखना।
विष का प्रयोग किसमें है? अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जो अभी तक इससे पहले भी एक लाइन पढ़ी है, जरा व्याधि प्रशमनम बुद्धि इंद्री बल प्रदम, किसके लिए आया था? जरा व्याधि प्रशमनम बुद्धि इंद्री बल प्रदम आता है आम्लकाय रसायन के लिए। लगा है। और जरा व्याधि प्रशमनम स्मृति मेधा करम परम, ये किसके लिए आया है? केंद्र रसायन के लिए। ठीक है, तो ये सेम लाइन हो गई, ये याद रखना कि जरा व्याधि प्रशमनम स्मृति मेधा करम परम, ये किसके लिए आया है? ये आया है तुम्हारा इंद्र रसायन के लिए। अब सेम इसके ऐसे ही लाइन आगे भी आएगी इसमें। ठीक है, एक जब शिला जतु पढ़ोगे तो उसी में भी आगे एक लाइन आएगी ऐसे ही, जब उसमें शिला जतु आएंगे तब उसमें बताऊंगा। मेद रसायन के बारे में क्या बताया गया है? अब इसके बाद मेद रसायन में आ जाओ। ये मेद रसायन में क्या क्या आता है? तो 4 प्रकार के ये मेद रसायन जो हैं, ये तो अपन को पहले से याद रहते हैं। मंडूक पढ़ने और गुड़ूची का स्वरस लेना है, मधुयष्टि का चूर्ण और शंख पुष्पी का कल्क लेना है। ठीक है, तो मंडूक पढ़ने और गुरुचि स्वरस को किसके साथ? मधु के साथ। और मधुयष्टि और शंख पुष्पी किसके साथ लेते हैं? दूध के साथ लेते हैं। तो ये 2 चीजें हो गई। मेन इसमें कंफ्यूजन यही हो जाता है, भूल जाता है कि किसका चूर्ण लेना, किसका कल्क, किसका स्वरस। तो ये याद रखना कि मंडूक पढ़नी गुरुचि स्वरस, मधुयष्टि का चूर्ण और शंख पुष्पी का कल्क लेते हैं। ठीक है, और किसको किसके साथ लेना है? तो गुरुचि और मंडूक पढ़नी को मधु के साथ, शंख पुष्पी को दूध के साथ और मधुयष्टि को दूध के साथ, 2 दूध के साथ 2 मधु के साथ। अब इसके बाद इसमें श्रेष्ठ रसायन कौन सा होता है? तो शंख पुष्पी, ये तो अपने को पता ही रहता है। इन सब में से श्रेष्ठ रसायन कौन सा? शंख पुष्पी। शंख पुष्पी में भी क्या बताया गया है? इसमें मेध्या विशेषण का शंख पुष्पी, ये याद रखना, ये तो बता ही दिया अपन ने। इसके बाद क्या जाता है तुम्हारा अगला? पिप्पली रसायन। पिप्पली रसायन के बारे में क्या बोला गया? अब जो कुल्थी पढ़ी थी अपन ने कि कौन, इससे पहले कुल्थी का निषेध कहाँ कहाँ पे बताया था? कौन सा ऐसा रसायन था जिसमें कुल्थी का निषेध पड़ा था? भल्लातक। भल्लातक में कुल्थी का निषेध था, लेकिन 4 ऐसी व्याधियां हैं जहाँ पे कुल्थी का पथ्य बताया गया कुलत्थ को। तो कौन कौन सी व्याधियां जहाँ कुल्थी को पथ्य बताया है? अस्मरी, गुल्ब, ज्वर और सवथु। ये 4 ऐसी व्याधियां पढ़ोगे जिसमें कुल्थी का पथ्य बताया गया। ठीक है, तो ये याद रखना कि किसमें किसमें कुल्थी का पथ्य बताया है। सर अब एक इसके बार बाद और रिपीट पिछली कीजिए। अश्मरी, गुल्म, ज्वर और शवथु, ये 4 ऐसी व्याधियां हैं जिसमें क्या है? कुलत्थ को पथ्य बताया गया है। अब इसके बाद क्या है? पिप्पली वर्धमान रसायन। पिप्पली वर्धमान रसायन के बारे में क्या है? पिप्पली वर्धमान में अब सबसे पहले तो इसकी भावना, तो किंसुक क्षार भावित। अब इससे पहले किंसुक क्षार एक और पढ़ा था अपन ने, कहाँ पे पढ़ा था? किंसुक क्षार अभी कहीं पढ़ा था इससे पहले? इससे पहले भावना उसमें क्या पढ़ा था? पिछले वाले आम्लक अवलेह में। आम्लक अवलेह में किसकी भावना थी? तरुण पलाश चारोदक। तो तरुण पलाश क्षारोदक की भावना थी उसमें। ठीक है, हम्म, अब इसके बाद आ जाओ आगे। इसमें क्या बताया गया है? इसमें किंसुक क्षार भावित बोला गया, और किसके साथ भर्जित करना है? तो घृत के साथ। ठीक है, ये याद रखना। इसमें उपयोग किसमें किसमें करते हैं? तो ये उपयोग पूछा जाता है सबसे ज्यादा अर्थ ग्रहणी पांडु विषम ज्वर, स्वर वैषम्य, पीनस, शोक, गुल्म और वात बलासक जल। तो इसमें मैक्सिमम अर्थ ग्रहणी पांडु विषम ज्वर ये याद रखना, और वात बलासक ज्वर जो है वो याद रखना। एक बार पढ़ना सब, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। वात बलासक ज्वर, विषम ज्वर, पांडु,
गृहिणी, तो जब तुम आयर क्वेश्चन में लगाओगे क्वेश्चन तो विषम ज्वर का क्वेश्चन उसमें है कि विषम ज्वर पिप्पली रसायन का निम्न में से किस में प्रयोग आता है, तो विषम ज्वर में प्रयोग आता है। ठीक है, तो ये याद रखना उसमें। अब इसको सेवन कैसे करना है, तो प्रातः काल 3, भोजन मतलब प्रातः भोजन के पूर्व 3, भोजन के पश्चात 3 और ठीक है, और भोजन के साथ 3, तो ऐसे 3-3 करके सेवन करना है। तो इसमें एक वो लाइन आती है विस्तृंस, ऐसे 3-3 करके एक लाइन आती है, वो याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद वर्धमान पिप्पली रसायन आता है। जो वर्धमान पिप्पली रसायन के बारे में क्या बोला गया है कि पहले दिन 10 पिप्पली दूध के साथ प्रयोग करें, दूसरे दिन क्रमशः प्रतिदिन 10-10 पिप्पली बढ़ाते जाएं 11वें दिन तक। अपन ने इससे पहले पढ़ा था भल्लातक के बारे में, वैसे इसमें बढ़ाते हुए जाना है, 11वें दिन तक बढ़ाते जाओ, फिर 10-10 पिप्पली घटाते जाओ। ऐसा अपन कितने भल्ला तक प्रयोग हो जाएंगे, 1000 भल्ला तक। वहां पे भी अपन ने भल्ला तक रसायन में ऐसे ही पढ़ा था कि 1000 भलावे का प्रयोग करना है, एक एक पिप्पली बढ़ाते जाओ उसमें। ठीक है, तो इसमें याद क्या रखना है, इसमें पहले दिन 10 पिप्पली दूध के साथ और दूसरे दिन से 10-10 बढ़ाते जाओ, 11वें दिन तक बढ़ाओ। उसके बाद क्या है, दूसरे फिर 10-10 पिप्पली घटाते जाएं, फिर वापस जब खत्म होगी वो, तो आप 1000 पिप्पली का प्रयोग कर चुके होंगे। इसमें ये जो टेबल है ये सबसे अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, कि पिष्ट, शत और शीत, शीतकृत, ये किसके किसके लिए आया है, तो आतुर बल यदि उत्तम है तो उसको कल्क रूप में अर्थात पिष्ट रूप में, दोनों नाम याद रखना, कल्क भी और पिष्ट भी। तो उत्तम बल है यदि आतुर का तो कौन से प्रकार के देना, पिष्ट पिप्पली का फॉर्म देना है। मध्यम बल है तो उसको कौन सा देना है, क्वाथ रूप में देना है। और हीन बल वाली है तो उसको चूर्ण रूप में देना है। ठीक है, तो ये नाम याद रखना, उत्तम बल में पिष्ट, मध्यम बल में शत अर्थात क्वाथ, और हीन बल में शीतकृत अर्थात चूर्ण के रूप में देना है। इसमें चरक, सुश्रुत, भोज, इनकी टोटल वो भी याद रखना है कि चरक ने कितने पिप्पली से स्टार्ट किया, तो 10 से स्टार्ट किया, अभी ऊपर देखा ही अपन ने, चरक ने बोला 10, मध्यम में कितना बोला 6, हीन में कितना बोला 3 पिप्पली से स्टार्ट करना। ठीक है, अब सुश्रुत ने कितना बोला, तो सुश्रुत ने उत्तम बल वाले को बोला कि 10 से स्टार्ट करो, मध्यम बल वाले को 7 से और हीन बल वाले को 5 से। ठीक है, अब इसी में बगल में वहां पे ऐड करके लिख लेना कि जब उत्तम बल वाले को खिलाओगे पिप्पली तो कितने दिन चलेगा, 19 दिन, मध्यम बल वाले को 25 दिन तक, और हीन बल वाले को कितने दिन तक चलेगा, 36 दिन तक। ठीक है, इसके बाद भोज का दिया हुआ है, तो भोज का तो रहने दो, चरक सुश्रुत मेन याद रखो। और उसमें लास्ट में जो टेबल में कुल दिन दिया हुआ है ना, वो कुल दिन नहीं है, कुल पिप्पली है वो, तो वो दिन काट दो, कुल पिप्पली है वो। अब आ जाओ वर्धमान पिप्पली में फलश्रुति, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ग्रहणम स्वर आयुष्यम प्लीहा उदर विनाशनम, ये प्लीहा उदर विनाशनम में डबल टिक कर लो कि कितनी भी बार पूछा गया है प्लीहा उदर विनाशनम किसके लिए आया है, तो वर्धमान पिप्पली रसायन के लिए बोला गया है प्लीहा उदर विनाशनम। वैसा स्थापनम मेध्यम पिप्पली नाम रसायनम, वैसा स्थापनम मेध्यम पिप्पली नाम रसायनम, ये बोला गया है एक तो। ठीक है, तो ये याद रखना आप। इसके बाद औसत जीर्ण होने के बाद ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब यहाँ पे याद रखना, जीर्णे जीर्ण च भुंजीत पिष्टिकम क्षीर सर्पिसा। अब ये लाइन आती है औसत जीर्ण होने के बाद वर्धमान पिप्पली रसायन देना है। अब यहाँ पे आएगी इंद्र रसायन द्वितीय। जब आप इंद्र रसायन सेकेंड पढ़ोगे, इंद्र रसायन पढ़ा था अपन ने, वहां पे इंद्र रसायन द्वितीय का जो आता है सेम उसी में भी, उसमें उसके लिए भी यही लाइन आती है इंद्रोक्त रसायन सेकंड में, जीर्णे जीर्ण च भुंजित पिष्टिकम क्षीर सर्पिसा, ये उसके लिए भी लाइन आई है। ठीक है, द्वितीय इंद्र रसायन के लिए, तो ये इंद्रोक्त रसायन द्वितीय जब पढ़ रही है तो उसके लिए भी सेम यही लाइन आई है, ये याद रखना। अब उससे भी इम्पोर्टेंट लाइन, वर्धमान पिप्पली रसायन का चरक ने कहाँ पे यूज बताया है, सुश्रुत ने कहाँ बताया है, काश्यप ने कहाँ बताया है, ये तीनों चीज याद रखना।
चरक ने वर्धमान पिप्पली रसायन का रसायन हेतु सेवन बताया है। सुश्रुत ने वर्धमान पिप्पली रसायन को वात रक्त में बताया है। काश्यप ने वर्धमान पिप्पली रसायन को राज्यक्षमों में बताया। ठीक है, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। ये इतनी हो गई। अब यहीं पे लिख लो, जब अपन पिप्पली वो पढ़ते हैं हरित की, विभित की, अमल की, तो अपन ढेल और चरक के अनुसार इसमें वो पूछा जाता है कि खाने के पहले कितनी हरित की, खाने के बाद कितनी अमल की, खाने के बाद कितनी विभित की। ये सीक्वेंस होता है। तो एक सबसे पहले लिखो जठरांते, एक तरफ ढेल और चरक, दो दो लोगों का ही पूछा जाता है इसमें। ठीक है, तो जठरांतों में सबसे पहले जठरांते में किसका प्रयोग करते हैं? तो ढेल ने क्या बोला है? विभीतकी का। ठीक है, प्राग भुक्त में किसका प्रयोग करते हैं? तो ढेल ने बोला है अमलकी का। और पश्चात भुक्त में किसका प्रयोग करते हैं? तो ढेल ने क्या बोल दिया? हरितकी का। ढेल के अनुसार जठरांते अर्थात खाना पचने के बाद विभीतकी, खाना खाने से पहले प्राग भुक्त में अमल की और पश्चात भुक्त में हरित की का प्रयोग करना है। चरक ने क्या बोला है? जठरांते में हरित की, प्राग भुक्त में विभीत की और पश्चात भुक्त में अमल की का प्रयोग बताया है। चरक के अनुसार जठरांते में हरित की, प्राग भुक्त में विभीत की और पश्चात भक्त में क्या बता दिया है? पश्चात भक्त में अमल की का बताया है। और इसमें कितना? तो चरक बोलता है जठरांत में एक हरित की, प्राग भुक्त में दो विभीत की और पश्चात भक्त में चार अमल की का प्रयोग बता दिया उनने। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन हर बार कहीं ना कहीं पूछा ही जाएगा, तो ये अच्छे से लिख लेना। इसके बाद क्या आएगा? त्रिफला रसायन। त्रिफला रसायन के बारे में जो नीचे दिया हुआ है ये उसी के बारे में बता दिया। त्रिफला रसायन में जठरांते अभयो अभ्यमक अभ्यक अमेका अभ्यकम एका प्राग भुक्ताद द्वय विभूत की भुक्तवा च मधु सर्पिभ्याम च आम्लकानी। अब इसके बाद देखो, भोजन के पूर्व दो विभीत की, तो चरक का मैंने तुमको लिखवा दिया कि प्राग भुक्त में दो विभीत की, भोजन के बाद पश्चात भक्त में चार अमल की, भोजन के जीर्ण होने पर जरण अंते एक हरित की। तो ये हो गया, तो ये अपने को चरक का याद हो गया। अब यहाँ पे याद क्या रखना है? ये जो सीक्वेंस है ये अलग अलग आचार का अलग अलग है, हरित की, विभीत की, अमल की का। तो महती त्रिफला में जो सुश्रुत है, महती त्रिफला क्या है? महती त्रिफला में सुश्रुत ने क्या बोला? 1:1:1। त्रिफला का रेशियो क्या होता है महती त्रिफला में? तो हरित की एक, विभीत की एक और अमल की एक, एक एक भाग होती है महती त्रिफला में। ठीक है, अब इसके बाद याद रखना चरक, सारंगधर और योग रत्नाकर। चरक, सारंगधर और योग रत्नाकर, इन्होंने हरित की, विभीत की और अमल की का क्या रेशो बताया है? 1:2:4। ठीक है, और हारित ने क्या बताया है? हारित ने बोला है 1:2:3। हरित की, विभीत की, अमल की है ये सब। ठीक है, ये लिख लिया। छूट गया हो तो बता देना, ये आराम से लिख लेना क्योंकि ये पूछा ही जाएगा कहीं ना कहीं। त्रिफला सर रसायन रिपीट कर चतुर्थ दीजिए। में देखो, महती त्रिफला में सुश्रुत ने क्या बोला है? हरित की, विभीत की, अमल की का 1:1:1। चरक, सारंगधर और योग रत्नाकर ने 1:2:4, जो अभी तुम देख ही रहे हो, हरित की एक, ठीक है, दो विभीत की और चार अमल की। अब इसके बाद चतुर्थ त्रिफला रसायन देखते हैं अपन। त्रिफला रसायन चतुर्थ में, तो त्रिफला रसायन चतुर्थ में त्रिफला तो हो गई, प्लस सभी धातुओं की भस्म होगी। याद रखना स्वर्ण भस्म भी इसमें आती है। स्वर्ण भस्म प्लस वचा, पिपली, वायविडंग और मधु सर्पी। ठीक है, ये याद रखना, ये आएगा आपका। इसके बाद इसकी फलश्रुति। फलश्रुति अब यहाँ पे याद रखो, संवत्सरेण योगेण मेधा स्मृति बल प्रदा। अब ये तीन चार चीज होती जा रही मेधा वाली। इंद्र रसायन में क्या पढ़ के आए हैं अपन?
स्मृति मेधा करम परम, ये मेद्र रसायन की है। मेधा स्मृति बल प्रदा, ये त्रिफला रसायन की है। अभी आगे पढ़ोगे आप वहां पे भी च्यवनप्राश की भी ऐसे ही आएगी। इसलिए बोल रहा हूँ सब ये जितनी फलश्रुतियां हैं एक एक जगह लिखते जाना, अलग अलग बार बार तुमको वो होगा। इंद्र रसायन में हम पढ़ते हैं स्मृति मेधा करम परम। त्रिफला रसायन की फलश्रुति में पढ़ते हैं संवत्सरेण प्रयोगेण, संवत्सर प्रयोग से क्या होता है, मेधा स्मृति बल प्रदा, ये होता है। आगे च्यवनप्राश आएगा, च्यवनप्राश के लिए क्या आता है, मेधा स्मृति कांतिमान, ये च्यवनप्राश की है। ऐसे ही शिलाजतु भी आएगा, शिलाजतु रसायन जब आगे पढ़ोगे उसमें भी सेम आएगा, मेधा स्मृति करम धन्यम, मेधा स्मृति करम परम वर्ड आता है इंद्र रसायन के लिए, मेधा स्मृति करम धन्यम वर्ड आता है शिलाजतु रसायन के लिए। ठीक है, तो ये अलग अलग है, ये अलग अलग याद रखना। अब इसके बाद सबसे पहले पात्र, पात्र तुमको बता दिया। प्रथम आम्लकाय रसायन में कौन सा पात्र प्रयोग होता है, लौह पात्र। प्रथम ब्रह्म रसायन में कौन सा पात्र प्रयोग हुआ है, तो ताम्र पात्र का। ठीक है, ये पात्र भी तुमसे पूछे जाएंगे। अब आ जाओ यहाँ पे शिला जतु रसायन। शिला जतु रसायन के बारे में इनने क्या बोला, सबसे पहले तो शिला जतु के गुण याद होने चाहिए तुमको श्लोक के साथ। अनम्लम च कषायम च कटुपाके शिला जतु नाट्य उष्णम शीतलम च धातुर धातुश्च संभवा, ये याद रखना। ये श्लोक तुमसे पूरा कहीं भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना रस कौन कौन सा होता है। तो एक तो सबसे पहला अनम्ल होता है ये, ठीक है, अनम्ल और कसाय। विपाक क्या होता है, कटु, शिला जतु का विपाक कटु, और विष वीर क्या होता है, अनुष्ण शीत वीर होता है। ठीक है, ये याद रखना सबसे पहला। अब इसमें वहीं पे लिख लो संग्रहण कब करते हैं, तो रस रत्न समुच्चय ने बताया है शिला जतु का संग्रहण ग्रीष्म ऋतु में करते हैं। सुश्रुत ने बताया है शुचि शुक्र मास में इसका संचय करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना आपको पूरा। ये शिला जतु गुण हो गया, अनम्ल और कसाय रस होता है, कटु विपाक होता है, अनुष्ण शीत वीर्य होता है। कटु विपाक देख के उष्ण वीर नहीं याद रखना आपको, अनुष्ण शीत वीर्य होता है ये। ठीक है, अब शिला जतु की उत्पत्ति सोने से, रजत से, ताम्र से और कृष्ण लौह से होती है। ठीक है, अब ये तो चरक का हो गया शिला जतु के बारे में। जब आप शिला जतु को रस शास्त्र में पढ़ते हो, शिला जतु एक भेद पढ़ते हो, उसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं शिला जतु के, रस शास्त्र में जब पढ़ते हैं अपन, याद है, चलो उसमें वहीं पे लिख लो, रस रत्न समुच्चय ने तो शिला जतु के कौन कौन से भेद माने वहां पे, तो गौमूत्र गंधी और कर्पूर गंधी। ठीक है, वहां पे कौन कौन से भेद माने, गौमूत्र गंधी और कर्पूर गंधी, कपूर गंधी करके दो भेद माने, वो याद रखना। अब इसकी आती है फलश्रुति। अब इससे पहले मैंने तुमको तीन फलश्रुति बता दी थी। ठीक है, कौन कौन सी बताई थी, जरा व्याधि प्रशमनम बुद्धि इंद्री बल प्रदम, किसकी फलश्रुति है बताओ, आम्ल का रस ब्रह्म रसायन। और जरा व्याधि प्रशमनम स्मृति मेधा करम परम, ये किसकी है, इंद्र रसायन। और इसी में आगे लिख लो जरा व्याधि प्रशमनम देह दाढ़ करम परम, ये होती है शिला जतु रसायन की फलश्रुति। ठीक है, तो याद रखना देह दाढ़ करम परम होती है शिला जतु रसायन की, जरा व्याधि प्रशमनम स्मृति मेधा करम होती है इंद्र रसायन की, आम्लकाय रसायन में जरा व्याधि प्रशमनम बुद्धि इंद्री बल प्रदम, ये होती है। ठीक है, अब इसके बाद आती है इसकी मात्रा। तो इसकी मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछी ही जाएगी, चाहे वो CHO में आ जाए चाहे PG में आ जाए, कहीं ना कहीं आएगी ही इसकी एक मात्रा। तो इसको अच्छे से याद रखना। प्रवर मात्रा एक पल, मध्यम मात्रा आधा पल, और अवर मात्रा एक कर्ष।
तो पहली बात तो तुमको ये याद होना चाहिए कि एक पल में कितने कर्ष होते हैं। कितने कर्ष होते हैं एक पल में? 4। हाँ, तो ये कन्वर्जन याद होना चाहिए। तो तुमको कर्ष में होगा तो 4 2 1, प्रवर में 4 कर्ष, मध्यम में 2 कर्ष और अवर में 1 कर्ष। कर्ष में 4 2 1। अब जब तुमको कर्ष में याद है तो तुम पल में बदल लोगे। तुमको ये याद करने की जरूरत नहीं है इसमें जो लिखा हुआ है कि एक पल, आधा पल, एक कर्ष। जब तुमको कर्ष में याद है तो तुम उसमें वहां पे जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लो कि 4 कर्ष है मतलब एक पल, 2 कर्ष है मतलब आधा पल और एक कर्ष है तो एक कर्ष हो गई। तो कर्ष और पल में याद नहीं रखो, केवल कर्ष में याद रखो, पल में अपने आप बदल लेना वहां पे। ठीक है। प्रयोग पूछा जाता है कि प्रवर मात्रा का कितना 7 सप्ताह, मध्यम का 3 सप्ताह और अवर का 1 सप्ताह तक करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है शिला धातु रसायन के 4 भेद। तो रजत, ताम्र, स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोह, ये सीक्वेंस होती है। तो सीक्वेंस याद रखो, स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोह उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है। स्वर्ण से ज्यादा रजत, रजत से ज्यादा ताम्र, ताम्र से ज्यादा लोह। स्वर्ण शिला धातु के बारे में क्या बताया गया है कि स्वर्ण जो शिला धातु है, अब इसके रस, वीर, विपाक और दोष। तो स्वर्ण में मधुर रस और तिक्त रस होता है, कटु विपाक होता है, शीत वीर होता है। ठीक है। इसमें तुमको याद कैसे रखना पड़ेगा, एक एक करके याद नहीं रख पाओगे। स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह याद रहता है अपने को। अब रस कैसे याद रखोगे? सब में तिक्त होता है रजत छोड़ के। ठीक है। देखो, तिक्त रस किसमें है? स्वर्ण में भी है, ताम्र में भी है और लौह में भी है। ठीक है। याद क्या रखना आपको? रजत वाला, रजत वाले का रस क्या होता है? कटु। विपाक, सभी कटु विपाक के होते हैं रजत को छोड़ के, रजत स्वादु विपाक का होता है। वीर, सभी शीत वीर होते हैं ताम्र को छोड़ के। तो ये 3 लाइन याद रखोगे तो बाकी क्वेश्चन निकल जाएंगे। क्वेश्चन तुमको बस 2 ही याद रखने हैं कि कटु रस कौन सा होता है, स्वादु विपाक कौन सा होता है, उष्ण वीर कौन सा होता है। ये याद रखो, बाकी क्वेश्चन अपने आप दिमाग लगा लोगे कि कटु विपाक सभी होते हैं, केवल रजत जो होता है वो स्वादु विपाक होता है। शीतवीर सभी होते हैं, ताम्र जो होता है वो उष्णवीर होता है। ठीक है। इसके बाद रस में स्वर्ण जो होता है मधुर तिक्त होता है, तिक्त सभी रस होते हैं, केवल रजत जो होता है वो कटु रस में आता है। ऐसे याद रखोगे तो ज्यादा याद रख पाओगे, रेदर देन अलग अलग याद करोगे कि स्वर्ण में अलग, वीर अलग, विपाक अलग। वर्ण सबकी याद होनी चाहिए। जपा, पुष्प, निभम, ये प्रश्न हजारों बार कहीं ना कहीं पूछा जाएगा और पूछा गया है। जपा, पुष्प, निभम कौन से शिला धातु के लिए बोला गया है? तो स्वर्ण शिला धातु के लिए। वात, पित्त, दोष नाशक होता है। तो देखो, वात, पित्त, पित्त, कफ और कफ, ऐसे याद रखो। स्वर्ण, रजत, ताम्र, वात, पित्त, पित्त, कफ और कफ। तो देखो, स्वर्ण वाला क्या है? वात पित्त दोष नष्ट है। रजत वाला कफ पित्त या पित्त कफ दोष को हरता है और ताम्र वाला कफ दोष को हरता है। तो ये 3 चीजें हो गई। इसके बाद क्या बताया गया है? लौह रसायन जो है, लौह रसायन सबसे श्रेष्ठ होता है, इसलिए वो त्रिदोष नाशक बोला गया है। ठीक है। अब इसमें क्या जाता है? लौह रसायन में वर्ण कैसा होगा? तो लौह रसायन का वर्ण होता है गुग्गुल आभास, गुग्गुल की आभा के समान होता है ये। ठीक है। ताम्र रसायन कैसा होता है? बहिर्कंठाभ वर्ण का होता है। रजत कैसा होता है? श्वेत वर्ण का होता है। तो चांदी तो सफेद वर्ण की होती है, ये तो याद रह जाएगा। तो ये याद, क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता तुमसे। तांबा और लोह और स्वर्ण ये पूछे जाते हैं। तो लोह होता है गुग्गुल की आभा के समान, ताम्र होता है बहिर्कंठाभ के समान और स्वर्ण जो होता है वो जपा पुष्प के समान। अब यहाँ पे लिख लो डबल इन्वर्टेड कॉमा में, शिला जत्तु का प्रयोग कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है? वातज गुल्म में, कफज गुल्म, कफज हृदय रोग में और सन्निपातज शोथ में शिला जत्तु का प्रयोग करते हैं। जब आप चिकित्सा स्थान पढ़ोगे वहां पे, तो जब वातज गुल्म में पढ़ोगे तो शिला जत्तु का प्रयोग आएगा। जब अपन आगे पढ़ेंगे कफज गुल्म, कफज हृदय रोग पढ़ेंगे, सॉरी, वातज गुल्म, कफज हृदय रोग और सन्निपातज शोथ, इस सब में शिला जत्तु का प्रयोग बताया गया है।
यहीं पे लिखो, जब आप वहां पे पढ़ोगे रस शास्त्र में रजत शिला जतु के बारे में क्या बोला गया? पांडु नाशनम परम, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वहां पे हेडिंग करके लिख लो, रजत शिला जतु का प्रयोग पांडु नाशनम परम बोला गया है रजत शिला जतु के बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना, ये पूछा जाता है। अब शिला जतु सेवन काल में अपत्य क्या क्या है? तो विदाही, गुरु, अन्नपान, विदाही और गुरु अन्नपान, कुलत्थ, देखो कुलथी यहाँ भी अपत्य है। तो कुलथी कहाँ कहाँ? अभी अपन पीछे पढ़ के आए थे भल्लातक में, तो वहां पे भी कुलथी अपत्य थी। भल्लातक के बाद हम शिला जतु पढ़ रहे हैं, वहां पे भी कुलथी अपत्य है। वाग्भट ने कुल्थी, काकमाची और कपोत ने ये अपत्य बताया यहाँ पे। ठीक है, अब शिला जतु सेवन काल में, तो शिला जतु सेवन किससे करना है? दूध, तक्र, मांस रस, यूज, जल, गौमूत्र और विविध कषाय से प्रयोग करना है। फलश्रुति ये याद रखना। अब शिला जतु की फलश्रुति यहाँ पे आपको याद होनी चाहिए। नास्तो रोगो अस्ति भुवि साध्य रूपा शिला जतुम यम न जाहेत कहता, अर्थात पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी साध्य रोग नहीं है जो शिला जतु के द्वारा ठीक नहीं हो सकता है। ये श्लोक आप रेफरेंस सहित याद रखेंगे, ये रेफरेंस पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है। ठीक है, नासो अस्ति रोगो भुवि साध्य रूपा शिला जतुम यम न जाएत प्रशः, अर्थात भूमि पर ऐसा कोई भी साध्य रोग नहीं मिलता है जो उचित समय पर उचित योगों के साथ विधि पूर्वक शिला जतु के प्रयोग से नष्ट नहीं हो सकता है। अर्थात सभी रोगों को शिला जतु नष्ट कर सकता है। ठीक है, और स्वस्थ मनुष्य को भी शिला जतु प्रयोग कर सकता है, उत्तम बल देता है। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया तीसरा चैप्टर यहाँ पे खत्म। ठीक है, अब इतना पढ़ना, इसके बाद तारीख के 2 पेज बोल रहे हैं, डेली याद करते ही जाना, कुछ भी हो जाए। केवल तुमको 2 काम करने हैं, जितना मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो और आयर क्वेस्ट के क्वेश्चन लगाओ। जैसे आज तीसरा चैप्टर पढ़ लिया, तीसरा पाद, तीनों पाद के आयर क्वेस्ट से पूरे क्वेश्चन लगे होने चाहिए तुम्हारे, पूरे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन लगे होने चाहिए आयर क्वेस्ट पे। 2 पेज तारीख के पढ़ते जाओ आगे के, बाकी और कुछ भी नहीं करोगे तब भी मोर देन इनफ है, इतना तो करते जाओ। और जितना तुम अलग अलग टॉपिक पढ़ते जाओगे धीरे धीरे अपन, तो वो सब होता जाएगा। ठीक है, बस इतना पढ़ो, इसके बाद चौथा चैप्टर अपन कल चालू करते हैं, चौथा पाद इसका। ठीक है सर, थैंक यू सर, ठीक है, नमस्ते सर। वेलकम, नमस्ते।